हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू के मशहूर नॉवल निगार मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के बारे में और साथ ही साथ में उनके शाहकार नॉवल उमराव जान अदा के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपके निसाब में इंक्लूड है, तो इस सेशन में हम मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा और उनके शाहकार नॉवल उमराव जान अदा के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के बारे में। ये इसलिए क्योंकि आपसे रिलेटेड एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहली चीज तो यह है कि आपसे एग्जाम में कहा जा सकता है कि मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की सवाने उम्री लिखिए, आपकी बायोग्राफी के बारे में कहा जा सकता है। दूसरे, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा से रिलेटेड एग्जाम में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मारूजी सवालात पूछे जा सकते हैं। जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उमराव जान अदा किसका नॉवल है, उमराव जान अदा नॉवल के मुसन्निफ कौन है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की जाए पैदाइश और जाए वफात क्या है। ये सभी चीजें आपसे एग्जाम में मारूजी सवालात के ज़ेल में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रुस्वा के बारे में क्या क्या चीजें आपको ज़हन में रखनी है। पहली बात तो देखेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की पैदाइश 1858 ईस्वी में हुई है और 1931 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। दो बातें आप ज़हन नशी कर लेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे उमराव जान अदा, जो कि आपका बहुत ही मशहूर नॉवल है, को उर्दू नॉवलों में क्लासिक का दर्जा हासिल है और उसके मुसन्निफ कौन है, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। अपनी इस तख्लीक के लिए उर्दू में हमेशा याद रखे जाएंगे। इनकी विलादत लखनऊ में 1858 ईस्वी में हुई। इस बात को ज़हन में रखेंगे, यानी लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में। मिर्जा को इल्म रियाजी और नुजूम का शौक अपने वालिद से वरसे में मिला। एंट्रेंस के बाद रुड़की से ओरसेरी का इम्तिहान पास किया और कोयटा बलूचिस्तान में रेलवे मुलाजिम हो गए। इल्म का बेहद शौक था। केमिस्ट्री का एक रिसाला हाथ लगने से कीमिया साज की तरफ ऐसे माइल हुए कि मुलाजिमत छोड़ छाड़ कर लखनऊ वापस आ गए और इसी काम में लग गए। कई आला इम्तिहानात प्राइवेट पास किए। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत कई जुबानों पर अबूर था। शेर भी कहते थे, लेकिन नस निगारी की हैसियत से मशहूर हुए, बेनियाजाना रहते थे। लखनऊ में, याद रखेंगे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में 31 अक्टूबर 1931 को आपका इंतकाल हुआ। पैदाइश के बारे में हमने आपको बताया था, पैदाइश देखिए कब हुई थी, 1858 ईस्वी में लखनऊ में, और इंतकाल कब हुआ है, 1931 में लखनऊ में। दोनों चीजें आपको ज़हन में रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी तसानीफ की तादाद 50 से ज्यादा कही जाती है। इनमें 3 नॉवल और उन तीनों में उमराव जान अदा को जो शोहरत नसीब हुई किसी दूसरी तसनीफ के हिस्से में ना आई। उमराव जान अदा दरअसल अपने जमाने की लखनवी तहजीब का जीता जागता मुरक्का है। अब इसके बाद में उमराव जान अदा के बारे में थोड़ी सी एक तरह से उसके बारे में उसका खुलासा बयान किया जा रहा है। आगे उसकी समरी के बारे में कुछ बातें की जा रही, जैसे कि यानी उमराव जान अदा दरअसल है क्या। तो पहली बात तो बता दी यहाँ पे कि अपने जमाने की यानी लखनवी तहजीब का जीता जाता मुरक्का है। ये एक बदनसीब औरत की कहानी है। यहाँ से इसके बारे में खुलासा बयान किया जा रहा है, जिसको हालात ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। इस बात को सुनना आपको ध्यान से। वाकयात को, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, वाकयात को खुद नविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसे हिंदी में कहते हैं, के तौर पर बयान किया गया है, जिससे तासीर और भी बढ़ गई है। रुस्वा ने उस अहद के जवाल आमादा मुआशरे की रूह को जिस तरह गिरफ्त में लिया है और इंसान की सही व जुस्तजू और बेबसी और मजबूरी के टकराव को जिस फनी खुलूस और दर्दमंदी के साथ उभारा है, वो देखने से ताल्लुक रखता है। रुस्वा का उसलूब तहरीर इंतहाई फितरी और सादा है। वाकयात और जज्बात की तस्वीर कुछ ऐसे कमाल से खींचते हैं कि हर बात फितरी मालूम होती है। यहाँ नॉवल के उस हिस्से का इक़्तिबास दर्ज किया जा रहा है जहां इनकलाब 1857 के बाद हालात के थपेड़े खाते हुए उमराव जान अदा फैजाबाद वापस पहुंचती है। इत्तेफाक से उसी मोहल्ले का मुजरा आ जाता है जहां उसके माँ बाप का घर था। रात के अंधेरे में माँ बेटी को पहचान लेती है और अगले दिन भाई बहन के यहाँ पहुंचकर
उसके गले पर छुरी रख देता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बता दिया गया किस पस मंजर में यहाँ पे कहानी शुरू होगी, क्योंकि नॉवेल तो बहुत ही ज़ख़ीम है, लेकिन यहाँ पे जो इक़्तिबास दिया गया है वो 1857 के बाद के हालात का है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको उसके बारे में बता दी गई हैं। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं नॉवेल के जो इक़्तिबास दिया गया उसको हम रीड करेंगे। बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि जब आप चीजों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ज़हन में कुछ चीजें आपके बैठ जाएंगी। देखिए, उमराव जान अदा यहाँ पे इस नॉवेल का टाइटल है। सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो, अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मजा देती। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो शेर है किस नॉवेल में इस्तेमाल किया गया है, तो याद रखना है कौन सा नॉवेल है, उमराव जान अदा। अब यहाँ पे से देखिए वो इक़्तिबास शुरू हो जाता है। बूंदी से बेगम साहब और ब्रिजेश कद्र नेपाल को रवाना हुए। 1857 का जो गदर हुआ है उसके पस मंजर में आप इस चीज को पढ़ेंगे। सैयद कुतुबुद्दीन लड़ाई में मारे जा चुके थे। मैं बाजार मुश्किल फैजाबाद आई, यानी कौन है, उमराव जान अदा। पहले सराय में उतरी, फिर त्रिपोलिये के पास एक कमरा किराए को लिया, मीरासी रख लिए, गाना बजाना शुरू कर दिया। फैजाबाद में रहते हुए अब मुझे 6 महीने गुजर चुके हैं। वहां की आबो हवा तबीयत के बहुत मुआफिक है। दिल लगा हुआ है। 8वें 10वें दिन कोई ना कोई मुजरा आ जाता है, इसी पर बसर है। तमाम शहर में मेरे गाने की धूम है। जहां मुजरा होता है हजारों आदमी टूट पड़ते हैं। मेरे कमरे के नीचे लोग तारीफें करते हुए निकलते हैं। मैं दिल में खुश होती हूँ। कभी कभी ख्वाब ख्याल की तरह बचपन की बातें याद आ जाती हैं और उसके साथ ही दिल में एक जोश सा पैदा होता है, मगर इंतज़ार सल्तनत यानी सल्तनत की रद्दोबदल उसके खत्म होने नहीं। इंतज़ार सल्तनत, गदर, ब्रिजेश कद्र, ये सब सानहे आंखों के सामने गुजर चुके हैं। कलेजा पत्थर का हो गया है। माँ बाप के तस्वुर के साथ ही ये ख्याल आता है, खुदा जाने अब कोई जिंदा भी हो या ना हो, अगर हो तो उनको मुझसे क्या मतलब, वो और आलम में होंगे और मैं और आलम में हूं। ये जो इक़्तिबास अभी आप रीड कर रहे हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको कैसे लिखना होगा, आपको हेडिंग लगानी होगी वहां पे पहली चीज तो क्या है, किस चीज की, सियाको सबाक की, और उसमें आपको ये लिखना होगा कि ये इक़्तिबास मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा की शाहकार नॉवेल उमराव जान अदा से माखूज है। इस चीज को जरूर आप याद रखेंगे। उसके बाद जो भी इक़्तिबास होगा उसकी नीचे हेडिंग आप डालेंगे तशरीह, और तशरीह बहुत ही आसान होगी, यानी उसी पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज होंगे अगर आप सिर्फ इतना कर देंगे उनको आसान लफ्जों में चेंज कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा, तो आपकी बेहतरीन तशरीह तैयार हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आलम, यानी आलम का मतलब क्या होता है, दुनिया। खून का जोश सही, मगर कोई गैरतदार आदमी मुझसे मिलना गवारा ना करेगा। अब उनसे मिलने की कोशिश करना, उनको रंज देना है, तकलीफ देना है। घर का ख्याल आते ही वो बातें दिल में आती थी, फिर तबीयत और तरफ मुतवज्जी हो जाती थी। लखनऊ की याद अक्सर सताती, मगर जब इनकलाब का ख्याल आता था दिल भर जाता था। अब वहां कौन है, किसके लिए जाऊं, खानम जीती हैं तो क्या हुआ, उनसे अब क्यों कर बनेगी, वही अगली हुकूमत जताएंगी। मुझे अब उनकी कैद में रहना किसी तरह मंजूर न था। जो माल मीर साहब को घर भी लुट गया, उसका अब ख्याल ही बेकार है। अगर नहीं लूटा तो अभी उसकी जरूरत ही क्या है। मेरे हाथ गले जो कुछ मौजूद वो क्या कम है। एक दिन कमरे में बैठी हूं, एक साहब शरीफाना सूरत अधेड़ से तशरीफ लाए। मैंने पान बनाकर दिया, हुक्का भरवाया। हालात दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ बहू बेगम साहिबा के अजीजों से ही वसीका पाते हैं। मैंने बातों बातों में मकबरे की रोशनी की तमहीद उठा के पुराने मुलाजिमों का जिक्र छेड़ा। मैं अगले नौकरों में अब कौन कौन रह गया है। नवाब साहब अक्सर मर गए, नए नए नौकर हैं। अब वो कारखाना ही नहीं रहा, बिल्कुल नया इंतजाम है। मैं अगले नौकर में एक बुढ़े जमादार थे। नवाब साहब हाँ थे, मगर तुम उन्हें क्या जानो। मैं गदर से पहले एक मरतबा मुहर्रम में फैजाबाद आई थी, मकबरे पर रोशनी देखने गई थी। उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की थी। नवाब साहब वही जमादार ना जिनकी एक लड़की निकल गई थी। मुझे क्या मालूम, दिल में हाय अफसाना अब तक मशहूर है। नवाब साहब यूं तो कई जमादार थे और अब भी हैं, मगर रोशनी वगैरह का इंतजाम गदर से पहले वही करते थे। इसके बाद देखेंगे मैं, यानी उमराव जान अदा, एक लड़का भी उनका था। नवाब तुमने लड़के को कहां देखा। मैं उस दिन उनके साथ ऐसी ही शक्ल मिलते कम देखी, बिन कहे में पहचान गई थी। नवाब जमादार गदर से
पहले ही मर गए, वही लड़का उनकी जगह नौकर है। उसके बाद बात टालने के लिए मैंने कुछ और हालात इधर उधर के पूछे। नवाब साहब ने सोच पढ़ने की फरमाइश की। मैंने 2 सोच सुनाए, बहुत महजूज हुए। रात कुछ ज्यादा आ गई थी, घर तशरीफ ले गए। बाप के मरने का हाल सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ। उस दिन रात भर रोया कि दूसरे दिन बेख्तियार जी चाहे भाई को जाके देख आऊं। वो दिन 2 दिन के बाद एक मुजरा आ गया, उसकी तैयारी करने लगी। जहां का मुजरा आया था वहां गई। मोहल्ले का नाम याद नहीं। मकान के पास एक बहुत बड़ा पुराना इमली का दरख्त था, पेड़ था। उसके नीचे नमगीरा यानी टेंट ताना गया था। गिर्द कनाते थी, बहुत बड़ा मजमा, मगर लोग कुछ ऐसे ही वैसे थे। कनातों के पीछे और सामने खपरेलों में औरतें थी। पहला मुजरा कोई 9 बजे शुरू हुआ, 12 बजे तक रहा। इस मकाम को देखकर दहशत सी हुई, दिल उमड़ा चला आता था कि यही मेरा मकान है। ये इमली का दरख्त वही है जिसके नीचे खेला करती थी। जो लोग महफिल में शरीक थे उनमें से बाज आदमी ऐसे मालूम होते थे जैसे उनको मैंने कभी देखा है। सुबह मिटाने के लिए मैं कनातों के बाहर निकली। घरों की कतें कुछ और हो गई थी। इससे ख्याल हुआ शायद ये वो जगह ना हो। एक मकान के दरवाजे को गौर से देखा, दिल को यकीन हो गया था कि यही मेरा मकान है। जी चाहता है कि मकान में घुसी चली जाऊं, मां के कदमों पर गिरूं, वो गले लगा ले, मगर जुर्रत ना होती। इसलिए मैं जानती देहात में रंडियों से परहेज करते हैं। दूसरे भाई बाप की इज्जत का ख्याल था। नवाब साहब की बातों से मालूम हो चुका था कि जमादार की लड़की का निकल जाना लोगों को मालूम है। फिर जी कहता हाय गजब, हाय क्या गजब है। सिर्फ एक दीवार की आड़ है, उधर मेरी अम्मा बैठी होंगी और मैं यहाँ उनके लिए तड़प रही हूँ। एक नजर सूरत देखना भी मुमकिन नहीं, क्या मजबूरी है। इसी उधेड़ बुन में थी कि एक औरत ने आके पूछा, तुम्ही लखनऊ से आई हो? मैं, हाँ। अब तो मेरा कलेजा हाथों उछलने लगा। और अच्छा तो इधर चली आओ, तुम्हें कोई बुलाता है। मैं, अच्छा है कि उसके साथ चली। एक एक पांव गोया 100 मन का हो गया था। कदम रखती थी कहीं और पड़ता था। वो औरत उस मकान के दरवाजे पर मुझको ले गई जिसे मैं अपना मकान समझे हुए थी। उस मकान की डोली में मुझको बिठा दिया। अंदर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। उसके पीछे 2-3 औरतें आके खड़ी हुई। एक, लखनऊ से तुम ही आई हो? मैं, जी हाँ। दूसरा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं, जी मैं कह दूं मगर दिल को थाम के उमराव जान। पहली, तुम्हारा वतन खास लखनऊ है। मैं, अब मुझसे जब्त ना हो सका, आंसू निकल पड़े। असली वतन तो यही है जहां खड़ी हूं। पहली, तो क्या बंगले की रहने वाली हो? मैं, आंखों से आंसू बराबर जारी थे, बमुश्किल जवाब दिया, जी हाँ। दूसरी, क्या तुम जात की पतुरिया हो? मैं, जात की पतुरिया तो नहीं हूं, तकदीर का लिखा हुआ पूरा कर रही हूं। पहली, खुद रो के अच्छा तो रोती क्यों हूं? आखिर कहो तुम कौन हो? मैं, आंसू पोंछ के क्या बताऊं कौन हूं? कुछ कहते बन नहीं पड़ता। इतनी बातें मैंने बहुत दिल संभाल के की थी। अब बिल्कुल ताबे जब्त नहीं ना थी, सीने में दम रुकने लगा था। इतने में 2 औरतें पर्दे से बाहर निकली। एक के हाथ में चिराग था। उसने मेरे मुंह को हाथ से थाम के कान की लो के पास गौर से देखा और ये कह के दूसरी को दिखाया और कहा, क्यों हम न कहते थे वही है। दूसरी, हाय मेरी अमीरन, ये कहकर लिपट गई। दोनों माँ बेटियां चीखे मार मार के रोने लगी। हिचकियां बंद हो गई। आखिर 2 औरतों ने आके छोड़ाया। उसके बाद मैंने अपने सारा किस्सा दोहराया। मेरी माँ बैठी सुना की और रोया की। बाकी रात हम दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह होते में रुखसत हुई। माँ ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था वो निगाह मरते दम तक ना भूली, मगर मजबूरी रोज रोशन न होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे में चली आई। दूसरा मुद्दा सुबह को था, मगर मैंने घर पर आके कुल रुपया फेर दिया। उस दिन भर जो मेरा हाल रहा खुदा ही पर खूब रोशन है। कमरे के दरवाजे बंद करके दिन भर पड़ी रोया की। दूसरे दिन शाम को कोई आधी घड़ी रात गए एक जवां सा आदमी, सांवली रंगत, कोई 20-22 का सिन पगड़ी बांधे, सिपाहियों की ऐसी वर्दी पहने मेरे कमरे पर आया। मैंने हुक्का भरवा दिया। पानदान में पान थे। मामा को बुला के चुपके से कहा, पान ले आओ। इत्तेफाक से कोई भी उस वक्त ना था कमरे में। मैं हूं और वो है जवान। कल तुम्ही मुजरे को गई थी। ये इस तेवर से कहा कि मैं झुक गई। मैं, हाँ। इतना कह के उसके चेहरे की तरफ जो देखा, ये मालूम होता जैसे आंखों से खून टपक रहा है। जवान सर नीचा करके खूब घराने का नाम रोशन किया। मैं,
اب سمجھی کہ یہ کون شخص ہے، اس کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ جوان: ہم تو سمجھے کہ تم مر گئی، مگر تم اب تک زندہ ہو۔ میں بغیر زندگی تھی، نہ مری، خدا کہیں جلد موت دے دے۔ جوان: بے شک اس زندگی سے موت لاکھ درجہ بہتر تھی۔ تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا تھا، کچھ کھا کے سو رہتی۔ میں خود اتنی سمجھ نہ تھی، نہ آج تک کسی نے نیک صلاح دی۔ جوان: اگر ایسی ہی غیرت دار ہوتی تو اس شہر میں کبھی نہ آتی، اور آئی بھی تھی تو اس محلے میں مجرے کو نہ آنا تھا جہاں کی رہنے والی تھی۔ ہاں اتنی خطا، اتنی غلطی ضرور ہوئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا۔ جوان: اچھا اب تو معلوم ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جوان بہت ہی غصے: اب کیا ہوتا ہے؟ اب چھری کمر سے نکال کے مجھ پر جھپٹا، دونوں ہاتھ پکڑ کر گلے پر چھری رکھ دی۔ یہ ہوتا ہے۔ اتنے میں ماما بازار سے پان لے کے آئی، اس نے جو یہ حال دیکھا لگی چیخنے: ارے دوڑو، بیوی کو کوئی مارتا ہے۔ جوان: چھری گلے سے ہٹا کے ہاتھ چھوڑ دیجئے، عورت کو کیا ماروں، عورت بھی کون بڑی؟ اتنی کہہ کے دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں پہلے سے رو رہی تھی جب اس نے گلے پر چھری رکھی۔ جان کے خوف سے ایک دھکچا سا کلیجے پر پہنچا، اس سے دم بخود ہو گئی تھی۔ جب وہ چھوڑ کے رونے لگا، میں بھی رونے لگی۔ ماما نے دو ایک چیخیں ماری جب اس نے یہ حال دیکھا، کو چپ سی ہو رہی۔ ادھر میں نے اشارے سے منع کیا، ایک کنارے کھڑی ہو گئی۔ جب دونوں خوب رو دھو چکی، جوان ہاتھ جوڑ کے: اچھا تو اس شہر سے کہیں چلی جاؤ، میں کل چلی جاؤں گی، مگر ایک دفعہ ماں کو اور دیکھ لیتی۔ جوان: بس اب دل سے دور رکھو، معاف کرو، کل اماں نے تمہیں گھر پر بلا لیا، میں نہ ہوا، نہیں تو اسی وقت وارا نیارا ہو جاتا۔ محلے بھر میں چرچے ہو رہے ہیں، تم نے دیکھ لیا، جان سے تمہیں ڈرتی نہیں، مگر ہائے تمہاری جان کا خیال۔ تم اپنے بچوں پر سلامت رہو، خیر اگر جیتے رہے تو کبھی نہ کبھی خیر و عافیت سن ہی لیا کریں گے۔ جوان: برائے خدا کسی سے ہمارا ذکر نہ کرنا۔ اچھا۔ وہ جوان تو اٹھ کر چلا گیا۔ میں اپنے غم میں مبتلا تھی۔ ماما نے اور جان کھانا شروع کی۔ یہ کون تھے؟ میں رنڈی کے مکان پر ہزاروں آدمی آتے ہیں، کوئی تھے، تمہیں کیا؟ بہرطور ماما کو ٹال دیا۔ رات کی رات سو رہی، صبح کو اٹھ کے لکھنؤ چلنے کی تیاری کی۔ شام و شام شکرم کرایہ کر کے روانہ ہو گئی۔ تو یہ اقتباس تھا مرزا محمد ہادی رسوا کے ناول کا، بہت ہی اہم تھا، بہت ایک طرح سے دردناک ہے۔ پڑھنے کے بعد میں ایک طرح سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب بھائی اور بہن امراؤ جان کا ماں سے ملنا اور بھائی کا اس کے گلے پر چھری رکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے دل کو بھی جو ہے پسیج دیتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں کچھ اور بھی اہم چیزیں ہیں، جیسے اس ناول میں جو مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ جیسے یہاں پہ برجیس قدر، ان سب کو بہت دھیان سے سنا۔ برجیس قدر کون ہے؟ بیگم حضرت محل کے صاحبزادے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ مجرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا۔ مجرا آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رقم لے کر یعنی پیسے لے کر ناچنے گانے کے لیے بلاوا آ جاتا ہے۔ انتزاع کا مطلب نکل جانا، چھن جانا۔ انتزاع سلطنت پیچھے ایک ورڈ آیا تھا، یعنی سلطنت کا ختم ہو جانا، نکل جانا۔ پہلے مغلیہ سلطنت، اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آ جانا۔ وثیقہ کیا کہتے ہیں؟ وثیقہ کا مطلب کیا؟ وہ رقم جو انگریزی حکومت وظیفے کے شکل میں اودھ کے بادشاہوں کے نامزد لوگوں کو دیتی تھی۔ یہ رقم دراصل ان قرضوں کی سود تھی جو اودھ کے بادشاہوں نے انگریزی حکومت کو اس شرط پر دیے تھے کہ ان کا سود ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جنہیں شاہان اودھ نامزد کریں گے۔ یعنی وثیقہ کا مطلب سیدھا آپ سمجھ سکتے ہیں وظیفے کی رقم۔ آگے ایک ورڈ آ رہا ہے سوز، وہ اشعار جو مرثیہ خواہ اصل مرثیہ شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ مرثیہ پڑھنے کا ایک انداز جس میں فن موسیقی کے مطابق مرثیے کو گا کر پڑھتے ہیں۔ اس طرز میں گائے جانے والے اشعار کو بھی سوز کہا جاتا ہے۔ نمگیرہ یعنی چھوٹا شامیانہ، پیچھے ہم نے بتایا تھا بنگلہ فیض آباد کا پرانا نام۔ اس بات کو یاد رکھیں گے، آپ سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ فیض آباد کا پرانا نام کیا ہے، تو یاد رکھیں گے بنگلہ۔ وارا نیارا یعنی فیصلہ، قطعی فیصلہ۔ شکرم ایک قسم کی چار پہیوں کی گاڑی، ایک طرح کی بگھی۔ اس کے بعد میں کچھ اور بھی اہم چیزیں ہیں، جیسے اقتباس کا پہلا پیراگراف زمانہ ماضی مطلق میں لکھا گیا ہے، جیسا کہ عام طور پر قصہ کہانی، ناول، افسانہ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ نیپال کو روانہ ہوئے فیض آباد آئی شروع کر دیا، لیکن اگلے پیراگراف میں زمانہ حال اختیار کیا گیا ہے۔ بعد میں اس پیراگراف میں ماضی پھر استعمال ہوا ہے، اس سے اگلے پیراگراف میں پھر زمانہ حال برتا گیا ہے۔ ظاہر ہے جہاں زمانہ حال استعمال ہوا ہے
वहां भी माजी के हालात बयान हो रहे हैं। ऐसे ज़माने हाल को तारीखी ज़माने हाल कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा यहां से लेके यहां तक। ये बहुत ही अहम चीज, एग्जाम में आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। और इसका इस्तेमाल पुरानी कहानियों खासकर दास्तानों में बहुत हुआ है। तारीखी ज़माने हाल के जरिए किस्सा बयान करने वाला कई तरह के फायदे हासिल करता है। मसलन उसके जरिए ड्रामायत बढ़ जाती है, बयान की यकसानियत कम हो जाती है, गुज़श्ता वाक़यात में ज़माने हाल का असर हो जाता है, गोया सब हमारे सामने हो रहा है। सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे जो बातें हो रही हैं वो गुजरी ही नहीं बल्कि हमेशा रहने वाले ज़माने हाल में ही है। इन फायदों के बावजूद तारीखी ज़माने हाल का इस्तेमाल जदीद अहद के अफसानों और नावलों में कम हो गया है, शायद इसलिए कि ज़मानी किस्सा बयान करने की तकनीक और हमारे ज़माने में अफसाने नावल पढ़े जाने के लिए लिखे जाते हैं, ज़ुबानी सुनाने के लिए नहीं। लोगों की बातचीत दिखाते वक्त बोलने वाले का नाम लिखकर वो बात की गई है जो बोलने वाले ने कही, ये अंदाज मुकालमाती कहलाता है। ये अंदाज कैसा कहलाता है? मुकालमाती अंदाज कहलाता है। आजकल ये सिर्फ ड्रामे में इस्तेमाल होता है, यानी मुकालमाती अंदाज जो है अमूमन जो है ड्रामे में इस्तेमाल होता है। अफसाने और नावल वगैरह में या तो कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ मुकालमे का निशान, इसको वावेन कहते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस तरह के जो दोनों सिंबल लगते हैं इधर इधर भी, तो इनको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे वावेन कहते हैं। बना देते हैं या फिर लिखते हैं फलाने का फलाने का फलाने का। तो इस तरह से आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम सभी ने मिलकर के मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा के बारे में जाना और साथ ही साथ में उनके मशहूर नावल उमराव जान अदा के बारे में जाना है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें जरूर एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। तो आज के सेशन को, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।